हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एनजीब सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट के बारे में और ये अपडेट है रिगार्डिंग टर्म 1 एग्जामिनेशन। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि सीबीएसई के टर्म 1 एग्जामिनेशन नवंबर से 17 नवंबर से और 16 नवंबर से क्लास 10th का 17 नवंबर से और क्लास 12th का 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब इस एग्जाम में क्या है कि ये एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, जहां पे सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे और आपको जो आंसर देना है वो ओएमआर सीट्स के ऊपर देना है। तो अब सवाल उठता है कि ओएमआर सीट्स का फॉर्मेट होगा कैसा और किस तरीके का सीट देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में सीबीएसई ने उस सारे कंफ्यूजन्स को दूर किया है और उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है रिगार्डिंग द ओएमआर सीट्स की ओएमआर सीट्स जो टर्म 1 एग्जामिनेशन में यूज होने वाले हैं उसके फॉर्मेट क्या होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि cbse.gov.in cbse news /cbse.html के साइट से, यानी कि सीबीएसई के एक्चुअल साइट पे जब आप आते हैं तो लेटेस्ट एट सीबीएसई में और इन फोकस इन सीबीएसई यहाँ पे आपको मिल जाता है वो सर्कुलर। तो आप इस लिंक पे क्लिक करें, डीमास्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशन। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे इस जगह पे। आपके सामने ये सर्कुलर दिखेगा, जो सर्कुलर आज के डेट में 2021 के डेट में जारी किया गया है, टर्म 1 2021। सर्कुलर डायरेक्टली प्रिंसिपल्स को रेफर किया जा रहा है। जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं उन सबको स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई सर्कुलेटेड थ्रू वेबसाइट्स। सब्जेक्ट है डीमिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज इन टर्म 1 एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग, यानी कि टर्म 1 में जो ओएमआर सीट यूज होंगे उसका क्या गाइडलाइन है, कैसा क्या है इसके ऊपर। गेटिंग्स फॉर द फेस्टिवल सीजंस, जैसा कि फेस्टिवल सेशंस, तो ये फेस्टिवल सेशंस मतलब ठीक है। यू ऑल आर अवेयर दैट सीबीएसई विल बी यूजिंग ओएमआर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ असेसमेंट इन द बोथ। ये मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि ये पहली बार हिस्ट्री में, सीबीएसई की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है जब सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशन करवा रही है। अदरवाइज बोर्ड की एग्जाम होते थे और 100% सिलेबस के होते थे। देयर इज नीड दैट ऑल द स्टूडेंट्स अपीयरिंग टर्म 1 एग्जामिनेशंस एंड द स्कूल्स स्पॉन्सरिंग दीज स्टूडेंट्स शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द ओएमआर। तो ये सभी बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो आप बच्चे भी ध्यान रखिए कि जो ओएमआर सीट्स आपको देखने को मिलेंगे उस ओएमआर सीट्स में आप किस तरीके से आंसर करेंगे। OMR is demystified by providing the following information। तो देखिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है OMR सीट्स के बारे में। सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको जो दिया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सैंपल कॉपी। आपको एक सैंपल कॉपी यहाँ पे देखने को मिलेगी OMR सीट्स के अंदर में, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द OMR। देखिए ये काफी अच्छा इंफॉर्मेशन है कि आपको कैंडिडेट्स डिटेल्स जो है वो डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द OMR, मतलब वो प्री फिल्ड होंगे OMR सीट्स के अंदर में, ठीक है। ये भी काफी अच्छी बात है, मतलब आपको डिटेल्स नहीं भरने हैं, वो ऑलरेडी फिल्ड आएंगे हर एक स्टूडेंट के हिसाब से। कैंडिडेट हैज टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ क्वेश्चन पेपर कोड, ठीक है। प्रीफिल्ड आप समझ जाइए इस चीज को, जो आपके मतलब इंडिविजुअली है, एक ओएमआर सीट नहीं होगी यहाँ पे, हर एक स्टूडेंट के नाम से एक सेपरेट ओएमआर सीट जनरेट की जा रही है, ठीक है। पेपर कोड आपको इसके ऊपर लिखना होगा अपर राइट कॉर्नर में इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसके ऊपर वो कोड होगा जो आपको लिखना है। कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज और ऑन हैंडराइटिंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। मतलब आपको हाथ से ये चीज लिखना है, हैंड रिटन रनिंग हैंड में ओएमआर सीट के ऊपर लिखना है, कंफर्म करने के लिए कि ये आपकी हैंडराइटिंग है। इसके लिए ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही इज अलाउड है यहाँ पे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप भर रहे हैं, कोई भी रिस्पॉन्स अगर आप दे रहे हैं तो आपको पेंसिल यूज नहीं करना है, कोई जेल पेन यूज नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। वो या तो ब्लू कलर का हो सकता है या ब्लैक कलर का हो सकता है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मैंने अभी कह दिया, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इफ इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज यूज्ड द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR सीट, दिस विल बी कंसीडर्ड एज यूज ऑफ द अनफेयर मीन्स एंड एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर अनफेयर मीन्स रूल्स। काफी डेंजरस कंडीशंस है यहाँ पे, तो गलती से भी आप पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आपके OMR सीट्स को अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, मतलब आपके ऊपर वो एक्शन भी हो सकता है।
फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ओएमआर। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ओएमआर सीट्स के अंदर में? देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन अ ओएमआर। 60 क्वेश्चंस आंसर करने की ओएमआर सीट में फैसिलिटी होगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट्स। मतलब जो ओएमआर सीट्स हैं टोटल 60 आंसर होंगे, बट आपको करने उतने ही आंसर है जितना आपसे क्वेश्चन पेपर में कहा जा रहा है, जो गाइडलाइन आपको दिया है। कैंडिडेट्स विल बी यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर द टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपको उतने ही सर्कल करने हैं, कोई एक्स्ट्रा और फालतू सर्कल करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस शुड बी इन ओनली इन सीरियल नंबर। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चलो 10 पहले मान लो 25 आंसर करने हैं तो फर्स्ट 15 तक कर लिए, फिर 30 से जाके आगे कर रहे हैं 30 से 40। नहीं, अगर 25 क्वेश्चन ही आंसर करने हैं तो पहले 25 होंगे। मान लीजिए टोटल 33 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, तो 1 से 33 तक ही क्वेश्चन नंबर के सामने आपको आंसर्स करने हैं। आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। अगर आपने उससे ज्यादा आंसर कर दिया तो उसका इवेल्युएशन नहीं होगा। मीनिंग देयर बाय इफ देयर आर 45 क्वेश्चन इन सम क्वेश्चन पेपर एंड कैंडिडेट चेंजिंग क्वेश्चंस नंबर 46 इन ओएमआर एंड राइटिंग दिस क्वेश्चन एज ए 45, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। काफी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। नेक्स्ट थिंग, फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स देने के लिए जैसा कि देखा जा रहा है यहां पे 4 सर्कल्स आपको मिलेंगे, ABCD आर गिवन इन द फ्रंट ऑफ द ईच क्वेश्चन इन अ रो। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट, आपको जब लगे कि हाँ यही आंसर होगा, करेक्टनेस ऑफ द रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद अ पेन, तो आप उस सर्कल को डार्क कर दीजिए। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, 4 सर्कल्स जब खत्म हो जाते हैं तो उसके ठीक आगे एक आपको बॉक्स देखने को मिलेगा सेम रो में। कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शंस इन दिस बॉक्स, दैट इज A और B और C और D एज ए आंसर। तो आपको उस बॉक्स के अंदर में करेक्ट आंसर भी लिखने हैं जो आपने सर्कल किए हैं। जैसे आपने A को सर्कल किया तो उस बॉक्स के अंदर में A लिखना है, B को सर्कल किया तो आपको वहां पे B लिखना है। कहने का मतलब है कि एक ही क्वेश्चंस को आप 2 जगह आंसर लिख रहे हैं, एक तो सर्कल के फॉर्म में डार्क करके और एक अल्फाबेट्स के फॉर्म में। After the box again a circle is given ahead of the box wherein the question number is also written। मतलब उस बॉक्स के आगे भी आपको एक सर्कल दिखाई देगा जहां पे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है इनसाइड द सर्कल। दिस सर्कल इज टू बी डार्कन बाय द कैंडिडेट इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। देखिए काफी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ये जो लास्ट वाला सर्कल है जिसपे कि क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, उस सर्कल को आप तब अटेम्प्ट करेंगे, तब मतलब उस सर्कल को डार्क तब करना है अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं। मतलब यह है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन 1 का आंसर किया और क्वेश्चन 2 को आप स्किप कर रहे हो, तो क्वेश्चन 2 में कोई और सर्कल डार्क नहीं होगा, जो सबसे लास्ट सर्कल है आफ्टर द बॉक्स आप उसे डार्क कर रहे होंगे। ओके, candidates are advised of that first of all they should mark the responses by darkening the circle. If fully satisfied then they should write a response in a box। ठीक है, मतलब एक चीज देखिए यहाँ पे काफी अच्छा इंस्ट्रक्शंस है। एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्सेज बाय डार्कनिंग द, मतलब पहले तो आप सर्कल को डार्क कीजिए। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं उस आंसर से, इफ अगर फुल्ली सेटिस्फाइड है आंसर से, तो राइट ए रिस्पॉन्स इन अ बॉक्स, तो आप रिस्पॉन्स को बॉक्स में लिख दीजिए। पर्पस ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम बी रिटन इन द बॉक्स। अब आपको समझ में आ गया कि उस बॉक्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो बॉक्स आपको इसलिए दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपने इस ए वाले सर्कल को डार्क कर दिया, लेकिन फाइनली आपको लगा कि नहीं यार इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, तो आप यहां पे बी लिख सकते हैं। Even if a candidate is satisfied with the darkening the circle, this response has to be written in the box। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहां पे A को डार्क किया था और हम अनसेटिस्फाइड है तो यहां पे हम B लिखेंगे, नहीं। अगर आपने A को डार्क किया और आप इस आंसर से सेटिस्फाइड हो तो आपको यहां पे A लिखना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल आंसर, मतलब जो आंसर आपने बॉक्स में लिखा है उसी को फाइनल माना जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यह भी संभव है कि अगर आपने नहीं लिखा तो हो सकता है कि आपके उस आंसर को फाइनल नहीं माना जाए। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी and responses is marked in the circle, it will be considered that question has not be attempted। काफी क्लियर इंस्ट्रक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा। और मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे टीचर्स, आप भी इस चीज ध्यान रखिए। बच्चों को बताना जरूरी है कि रिस्पॉन्स बॉक्स के अंदर में लिखना है। अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं लिखा बॉक्स में, बॉक्स आपका एम्प्टी रह गया, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्टेड नहीं माना जाएगा, उस क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा।
अब आते हैं इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स एंड सर्कल इट विल बी कंसिडर्ड द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। मतलब कि आपने सर्कल को ब्लैंक नहीं किया बट आपने एबीसीडी लिख दिया है बॉक्स में, तो उसको सही आंसर मान लिया जाएगा। देखिए कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है यहां पे। रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। मतलब उस क्वेश्चन को कैंडिडेट के द्वारा अटेम्प्ट कर लिया गया है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इफ ऑल the three, that is 4 circles, box and last circles are left blank, it will be considered that questions has not been attempted। मतलब आपने सर्कल भी डार्क नहीं किए, आपने बॉक्स में भी कुछ नहीं लिखे और आपने लास्ट सर्कल को भी ब्लैंक छोड़ दिया, लास्ट सर्कल को भी ब्लैंक छोड़ दिया, तो ऐसे केस में उस क्वेश्चंस को नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। स्कूल विल डाउनलोड द OMR इन एडवांस, जो OMR है उसको एडवांस में आप डाउनलोड कर सकते हैं एज पर द शेड्यूल गिवन इन द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द CBSE शॉर्टली। सेंटर सुपरिटेंडेंट विल कीप द OMR सेफली अंडर द लॉक आफ्टर एंड द की आफ्टर डाउनलोडिंग एंड विल बी यूज्ड ओनली एज on the day of the examination after affixing facsimiles stamps of the center superintendent। मतलब कि आपको क्या करना है CS को कि आप OMR शीट को पहले डाउनलोड कीजिए, अपने कस्टडी में रखिए, उसके ऊपर आप अपना फैसिमाइल लगा दीजिए, उसके बाद जिस डेट को एग्जाम है उस डेट को आप उसे यूज करेंगे। Schools are requested that based on the information provided CBSE, practice sessions may be organized for the students. Prior to the practice session, teachers must also get acquainted themselves with the OMR sheet। मतलब टीचर्स को भी जानकारी देना जरूरी है और स्टूडेंट्स को भी ये प्रैक्टिस कराना जरूरी है। सो दैट देखिए मैंने पहले ही कहा कि सीबीएसई के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई कोई एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में करा रही है, OMR sheet के बेस में करा रही है और एक अच्छी ऐप प्रयास है सीबीएसई का जहां पे आपको आंसर करेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। अन्यथा बाकी सभी OMR शीट्स पे ये सुविधा नहीं होती थी कि आप आंसर को करेक्ट कर सकते थे, तो आपको करेक्शन का भी मौका मिल रहा है और वो सारा बात इन्होंने क्लियर कर दिया कि किस कंडीशंस में उसे वैलिड माना जाएगा, किस कंडीशन इनवैलिड माना जाएगा, कब अटेम्प्टेड और कब अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। आइए अब देखते हैं उस सैंपल OMR शीट्स को जिसके अंदर ये सारी जानकारी दी गई है कि OMR शीट्स क्या है। देखिए रोल नंबर प्रिंटेड है, अंकों में वो प्रिंटेड मिलेंगे आपको, OMR नंबर यहाँ पे प्रिंटेड है। ये क्लास 10th का सैंपल पेपर है, सैंपल OMR शीट है, जैसा कि आप देख सकते हो ये क्लास 10th के लिए, ठीक है। उसके बाद ये फ्राइडे डेट भी प्रिंटेड है, किस डेट को एग्जाम होना है वो भी प्रिंटेड है। सेंटर का नाम भी यहाँ पे प्रिंटेड आपको दिख रहा है। डेट, क्वेश्चन पेपर कोड आपको लिखना है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ये स्टूडेंट को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स का नाम भी यहाँ पे प्रिंटेड है, ठीक है। शिव कुमार पिता का नाम भी प्रिंटेड है, विद्यालय का कोड भी यहाँ पे प्रिंटेड है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ रॉन्ग और करेक्ट वेज का भी दिया हुआ है। ये जितने भी मेथड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे रॉन्ग हैं। ये सारे मेथड, 2 सर्कल करना, टिक लगा देना, एक सर्कल पे टिक लगाना, एक को डार्क मतलब सर्कल टिक करना, बॉक्स मतलब आधा आधा सर्कल करना, इस तरीके से क्रॉस करना, 2 सर्कल करके इस तरह से क्रॉस कर देना, हाफ सर्कल करना, एक छोटा सा स्क्वायर रेक्टेंगल और सर्कल ऐसे करना, ये सारे क्या है इनवैलिड प्रोसेस है। मतलब सिंपल अनप्लेन शब्दों में समझिए आपको सर्कल ही करने हैं और एक सर्कल को डार्क करने हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है आपके पास। अब आइए यहां पे रिस्पॉन्स, अच्छा यहां पे क्या है, फैसिमाइल स्टैम्प्स ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट लगाया जाएगा इस वाले बॉक्स में, यहां पे आपको फैसिमाइल्स लगाने हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अब आइए समझते हैं कि वो हम रिस्पॉन्स कैसे देंगे। जो रिस्पॉन्स के बारे में काफी सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बताया गया था कि इसके अंदर में टोटल 3 पार्ट्स में, टोटल OMR शीट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर यहां भी दिख रहा है 1 2, ये 1 2, ये 3 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर है। यहां भी क्वेश्चन नंबर है बट यहां पे क्वेश्चन नंबर सर्कल के फॉर्म में है। अब आप समझिए आपके जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो यहां पे आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम है आपको सर्कल को डार्क करना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं और इसका आंसर बी होगा, तो मैंने क्या किया, बी को डार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे आपको एक बॉक्स दिया गया है, तो इस बॉक्स में मैं कंफर्म हूं कि इसका आंसर बी ही होगा, तो मैंने क्या किया, यहां पे बी को लिख दिया, ओके। उसके बाद आते हैं, सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 के इस वाले बॉक्स को डार्क कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। अब आते हैं कि सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अटेम्प्ट किया और इसका आंसर मैंने यहां पे सी लिख दिया, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे अकल आई और अकल आने के बाद मुझे ये लगा, अरे नहीं, ये तो आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी।
इसका आंसर होगा डी। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे आके डी लिख दिया। अब मैंने इस सर्कल को तो डिलीट कर नहीं सकता हूं, तो मैंने इस सर्कल को ऐसे डार्क सर्कल को रहने दिया, मैंने यहां पे आंसर डी लिख दिया। तो ये वाला आंसर मेरा करेक्ट माना जाएगा। अब कई बार क्या होता है, बच्चे थोड़ी सी समझदारी पैसेंस नहीं रखते हैं और चीजों को इंस्ट्रक्शन को ठीक से समझते नहीं है, तो कई बार वो गलती कर जाते हैं। गलती क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना था, लेकिन मैंने सर्कल भी नहीं किया, मैंने डार्क भी नहीं किया, है ना, और मैंने ऑप्शन लिखा भी नहीं, मैंने अटेंडेंट ने यहां भी कुछ नहीं किया, इस बॉक्स में भी कुछ, इस वाले नंबर पे भी कुछ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ये सारे के सारे एम्प्टी रह जाएंगे तो इसे अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। उसके बाद क्या है, एक कंडीशन और है जिसको आपको ख्याल रखना है, और वो है, मान लीजिए 7th को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं और इसका आंसर ए होता है और ए को मैंने यहां पे लिख दिया, लेकिन मैंने ए वाले सर्कल को डार्क नहीं किया, तो इस केस में इस आंसर को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट माना जाएगा, और अगर ये आंसर सही है तो इसके नंबर हमें मिल जाएंगे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए आप जिस सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 है, तो आप यहीं तक अटेम्प्ट करें, आप इस वाले पार्ट में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहां पे 45 ऑनवर्ड्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 46 47 क्वेश्चन हैं और टोटल क्वेश्चन ही 45 थे, तो आपको यहीं तक अटेम्प्ट करना है। राइट करेक्ट ऑप्शंस, स्टार का मतलब कि यहां पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है और काफी अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जहां पे स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, करेक्ट ऑप्शंस लिखना है, डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चंस आर नॉट अटेम्प्टेड, जो रिस्पॉन्स है वो आपको यहां देने हैं। तो ये बात काफी क्लियर हो गई होगी आपके लिए। यहां पे प्लेस आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये सेम लाइन आपको यहां पे लिखना है अपने हाथों से, ठीक है। यहां पे आपको अपने हाथों से रनिंग हैंड में हैंड सिग्नेचर्स करना है। टोटल करेक्ट आंसर इवैल्यूएटर के द्वारा ये फिल किया जाएगा, स्टूडेंट यहां पे कुछ नहीं करेगा, ये कोऑर्डिनेटर के द्वारा फिल किया जाएगा यहां पे। उसके बाद अब यहां पे देखिए इन्विजिलेटर का सिग्नेचर्स होंगे, कई सारे सिग्नेचर्स हैं, जो इन्विजिलेटर सिग्नेचर्स उनके जो उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो नंबर आएंगे, इवैल्यूएटर के सिग्नेचर्स होंगे उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर आएंगे, कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर होंगे उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर आएंगे, और जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके सिग्नेचर्स होंगे और उनके भी आइडेंटिफिकेशन नंबर आएंगे। तो एक ओएमआर शीट्स के ऊपर टोटल 4 लोगों के सिग्नेचर्स होंगे। स्टूडेंट को लगा ले तो वो 5वां होगा जिसके ऊपर उसके साइन किए जाएंगे, और सेंटर सुपरिटेंडेंट का फेसिमाइल्स होंगे उसके ऊपर, इसका भी आपको अधीक्षक की मोहर यानी फेसिमाइल स्टैंप ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट भी यहां पे लगाया जाएगा। चीजों को ध्यान रखना है कि यहां पे देखिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में दीजिए, गहरा निशान लगाकर दीजिए, उत्तर को बॉक्स में लिखिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को यहां पे दिया गया है, काफी सिंप्लीफाइड तरीके से ओएमआर शीट्स को डिजाइन किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये काफी टफ नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।